Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about new Chief Election Commissioner appointment. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में समझते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स आज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि number of election commissioners have not been fixed by the constitution. वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। करेंटली अगर बात की जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है भारत का उसके 3 मेंबर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। और जो अपॉइंटमेंट को लेकर के बात की गई है आर्टिकल 324 में, वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स are to be made by the president subject to the law enacted by the parliament। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट कैसे सिलेक्शन होगा और फिर अपॉइंटमेंट के और क्या प्रोसीजर्स होंगे वो डिसाइड किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट एज पर अ लॉ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जहाँ पे तमाम बातें डिटेल में ले डाउन की गई कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉलोड वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर या प्रोसेस ले डाउन किया गया इस एक्ट के अंदर। सबसे पहले बात बताएगी कि देयर विल बी अ सर्च कमिटी विच विल बी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, और उसमें 2 और मेंबर्स होंगे, 2 ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। ये सर्च कमेटी कम से कम 5 कैंडिडेट्स के नाम सजेस्ट करेगी, प्रोबेबल कैंडिडेट्स। तो अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई भी पोस्ट खाली होता है, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो फिर उसके लिए 5 नाम सजेस्ट किए जाएंगे और उन 5 नामों में से फिर एक नाम को चुना जाएगा फॉर द रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट। बट वो नाम चुनने का जो काम होगा दैट विल बी डन बाय अ सिलेक्शन कमेटी विच विल हैव 3 मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और फिर यह सिलेक्शन कमेटी इन 5 में से एक कैंडिडेट का नाम सजेस्ट करेगी। उस सजेस्टेड या रिकमेंडेड कैंडिडेट का नाम लेकर के फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया गया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया इन दिस एक्ट। उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट डेवलपमेंट है। देखिए, जो अभी तक हमारा इलेक्शन कमीशन था, अभी तक मतलब यानी कि 18 फरवरी तक, उसमें 3 मेंबर्स थे, was headed by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ji, and then 2 election commissioners were there, Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu। ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। राजीव कुमार जी आज रिटायर होंगे 18 फरवरी को, तो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली हो रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अब 2 अपॉइंटमेंट किए जाने थे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाना था, साथ ही साथ क्या होता कि जब नॉर्मली होता क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनमें से किसी एक को एलिवेट कर दिया जाता है टू द पोजीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नॉर्मली ऐसा होता है, तो वही हाल फिलहाल में किया गया है। राजीव कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका पोजीशन खाली हुआ, तो उनके जगह पे ज्ञानेश कुमार जो अभी तक इलेक्शन कमिश्नर थे उनको एलिवेट कर दिया गया टू द पोजीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पहली अपॉइंटमेंट ये हुई, ज्ञानेश कुमार जी was elevated from the position of election commissioner to chief election commissioner। तो ज्ञानेश कुमार जी का जो पद है वो खाली हुआ और उस
पोजीशन पे फिर अपॉइंट किया गया विवेक जोशी जी को। तो द न्यू टीम विल हैव मिस्टर ज्ञानेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुखबीर सिंह संधू तो रहेंगे एज इलेक्शन कमिश्नर, और विवेक जोशी विल बी द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो इस तरीके से दो बदलाव हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे अब ज्ञानेश कुमार जी होंगे और ज्ञानेश कुमार जी के जगह पे अब विवेक जोशी जी होंगे। दिस अपॉइंटमेंट हैज बीन डन बाय द सिलेक्शन कमिटी विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अब इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होने हैं, जिसमें से लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा यानी कि मौजूदा टाइम में राहुल गांधी जी भी एक मेंबर है। ये सिलेक्शन कमेटी हाल फिलहाल में उनकी मीटिंग हुई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी जी ने डिसेंट एक्सप्रेस किया, मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेस। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, उससे ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और उन्होंने सजेस्ट किया था इस सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग के दौरान कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो कुछ टाइम के लिए डेफर किया जाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए डिले किया जाना चाहिए। क्योंकि आज राजीव कुमार जी रिटायर हो रहे थे 18 फरवरी को, तो उसके पहले अपॉइंटमेंट की जानी थी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, इस प्रोसेस को, इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को थोड़ा डेफर किया जाना चाहिए। मे बी ही वाज सजेस्टिंग कि राजीव कुमार जी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया जाए, बट नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अभी अपॉइंट ना किया जाए। तो वाई राहुल गांधी वाज सजेस्टिंग डेफर, कि डेफर किया जाए, डेफरमेंट वो क्यों सजेस्ट कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही है। पेटिशंस हैव बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और उस पेटिशंस पे सुनवाई कर रहा है, हियरिंग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर लॉ। ये जो कानून पार्लियामेंट लेकर के आया है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इस कानून को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग कर रही है, एंड दैट इज वाई राहुल गांधी जी सजेस्टेड कि राइट नाउ देयर शुड बी नो अपॉइंटमेंट एज पर दिस लॉ, बिकॉज दिस लॉ इज बीइंग क्वेश्चनड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल यह है कि व्हाई दिस लॉ हैज बीन क्वेश्चनड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट का ही खुद का एक जजमेंट ऑफ 2023 अनूप बर्नवाल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्शंस दिए थे कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक डिटेल्ड कानून बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भारत सरकार को आदेश दिया, तो फिर भारत सरकार ने उस हिसाब से ये कानून लाया। बट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था या सजेशन दिया था कि आप एक कानून बनाएं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया था कि वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए थ्रू अ सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया था कि सिलेक्शन कमेटी में देयर शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर शुड बी लीडर ऑफ अपोजिशन एंड देयर शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इट शुड बी 3 member बॉडी हैविंग प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद कानून तो लाया फॉर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स रखे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे भारत सरकार ने इस कानून में रख दिया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को, वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसको लेकर के फिर डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता था या सुप्रीम कोर्ट का सजेशन कहता था अनूप बर्नवाल केस में कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया गया है। इस कारण से कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो कानून है इट इज इनकंसिस्टेंट विद the directives given by the Supreme Court, and that is why the Supreme Court should evaluate this law and should strike it down if it is inconsistent with
द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवरऑल। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पे तो इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी कि हमारे आदेश के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो जुडिशरी कैन नॉट स्ट्राइक डाउन अ लॉ जस्ट ऑन द बेसिस कि दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। लेकिन जुडिशरी इस ग्राउंड पे जरूर स्ट्राइक डाउन कर सकती है कि दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद एनी बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक structure of the Indian Constitution. And since judiciary is considered to be the guardian of the Constitution, तो judiciary सुप्रीम कोर्ट तो वो इस ग्राउंड पे इवेलुएट करेगी इस पर्टिकुलर लॉ को, और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। अब यही है करंट मुद्दा। राहुल गांधी जी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है तब तक अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने आगे बढ़कर के अपॉइंटमेंट कर डाला, डिस्पाइट dissent shown by the leader of opposition Rahul Gandhi ji. Next topic is about earthquake measurement या quantification. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. Current context सिंपल सा है। हाल फिलहाल में 2-3 दिनों पहले दिल्ली के अंदर earthquake आया of magnitude 4.0। इसका ईपी सेंटर, ये जो अर्थक्वेक दिल्ली में महसूस हुआ, उसका ईपी सेंटर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था। ईपी सेंटर को हम लोग फोकस भी कहते हैं अर्थक्वेक का। ये वो जगह होता है जहां से एग्जैक्टली एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है। अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड दैट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस हैपेंस बिकॉज ऑफ सम इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल स्ट्रेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा। वो स्ट्रेस जो है जब रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उस कारण से अर्थक्वेक महसूस होता है, विच इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है उसी को कहा जाता है अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर या फोकस। और उस पॉइंट के एग्जैक्टली अबोव ऑन द अर्थ सरफेस जो पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक का ईपी सेंटर, जहां पे उस अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है। तो ये जो अर्थक्वेक दिल्ली में हमने महसूस किया, उसका ईपी सेंटर था इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं उसी के नीचे फोकस होगा या हाइपो सेंटर होगा उस अर्थक्वेक का। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है? जब हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड था 4, तो क्या मतलब होता है इसका? तो देखिए, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। Magnitude means energy released at the source of the earthquake, that is at the focus. और मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है ऑन रिक्टर स्केल विच वैरीज फ्रॉम 1 to 10। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई फोकस से, उसके बेसिस पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। और इंटेंसिटी जो होता है वो मेजर करता है इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एट डिफरेंट लोकेशंस। कहाँ कहाँ पे कितनी शेकिंग हुई बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, वो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज मेजर्ड मेनली इन टर्म्स ऑफ मर्काइली स्केल या मॉडिफाइड मर्काइली स्केल MS, एंड इट वेरीज फ्रॉम 1 to 12। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी वाली बात समझ आ गई है तो आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि इंटेंसिटी किसी भी एक अर्थक्वेक का अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। कहीं पे अर्थक्वेक की शेकिंग ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। ईपी सेंटर पे नॉर्मली इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, दूर जाते जैसे जाते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती रहेगी। सो दैट इज द रीजन वाई फॉर एन अर्थक्वेक मर्काइली स्केल इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पे मर्काइली स्केल इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट, यहाँ पे अलग रहेगी, क्योंकि ध्यान से समझ लीजिए, इंटेंसिटी मेजर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अलग अलग जगहों पे सेकिंग का लेवल अलग अलग होगा, दूर पे कम होगा, नजदीक में ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी इज मेजर्ड in terms of shaking produced by the earthquake, and which is measured with help of Mercalli scale from 1 to 12. And that is the reason why Mercalli scale intensity of an earthquake
will be different at different locations, but magnitude is measured in terms of energy released by an earthquake from its focus. And since फोकस एक ही है, वहीं से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो किसी एक अर्थक्वेक के लिए मैग्नीट्यूड will remain same. So magnitude of an earthquake represents total energy released by the earthquake from its focus, and that is why it remains same regardless of the location. देखिए ना, यहाँ पे भी आप देखिए, कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो हाल फिलहाल में अर्थक्वेक महसूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड था 4। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली में उसका मैग्नीट्यूड था 4 और उत्तर प्रदेश में मैग्नीट्यूड था 3, हरियाणा में मैग्नीट्यूड था 2। ऐसा नहीं कहा जा रहा, बिकॉज मैग्नीट्यूड मीन्स ओवरऑल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस विच इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर एन अर्थक्वेक, बट इंटेंसिटी विल वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट द ईपी सेंटर। फाइन, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी, अर्थक्वेक रिलेटेड वल्नरेबिलिटी कितनी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भारत की टेरिटरी को अलग अलग जोन में डिवाइड किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS ने। द जोन्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम जोन 2 टू जोन 5। जोन 1 जैसा कोई चीज नहीं है, जोन 2 से लेकर के जोन 5 तक में क्लासिफाई किया गया भारत की टेरिटरी को ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेस्मिक हिस्ट्री, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स vulnerability because of earthquake. तो जोन 5 इज द मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव रीजन, दैट मीन्स मोस्ट वल्नरेबल, जो यहाँ रेड कलर से दिखाया गया है, एंड जोन 2 इज द लीस्ट वल्नरेबल या मोस्ट स्टेबल। तो ये रेड कलर से जो दिखाया है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जोन 5 में आता है। इसके अलावा जो हिली स्टेट्स हैं, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, उसमें भी कुछ जोन 5 है। इसके अलावा गुजरात का कुछ हिस्सा, कच्छ हिस्सा जो है वो जोन 5 में आता है। तो आप देखिए, ये गुजरात में यहाँ पे ना एक फॉल्ट लाइन है, जिसके कारण भुज में अर्थक्वेक आया था साल 2001 में। इस कारण से ये जो हिस्सा है वो जोन 5 में आता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए मर्काइली स्केल तो है ही, देर इज वन मोर सिमिलर स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MSK स्केल। MSK स्केल का पूरा नाम है मेडवेडीव स्पॉनहोनर स्पॉनियर कार्निक स्केल, शॉर्ट में कहे तो MSK स्केल। Like Mercalli scale, it also measures intensity of an earthquake and it also varies from 1 to 12. तो जोन 5 उन एरियाज को रखा गया है जहां पे MS के स्केल में इंटेंसिटी 9 या उससे ज़्यादा हो सकती है। जोन 4 उन एरियाज को रखा गया जहां पे मैक्सिमम MS के स्केल यानी कि इंटेंसिटी 8 तक हो सकती है। जोन 3 corroborates या correlates with MSK scale of 7 and zone 2 with respect to MSK scale of 6 or less. मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के ऊपर हमने चर्चा की ऑफ एन अर्थक्वेक। उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about deposit insurance credit guarantee. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी का कॉन्सेप्ट? देखिए, जब भी कोई एक बैंक फेल होता है, मतलब बैंक घाटे में है, वो अपने कस्टमर्स का पैसा वापस रिटर्न नहीं कर पा रहा है, सच इवेंट इज नोन एज फेलिंग ऑफ द बैंक। उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो रहा है, इट इज़ नॉट हैविंग सफिशियंट कैपिटल विथ इट सेल्फ, कैपिटल एडिक्वेसी नहीं है, तो सच सिनारियो इज नोन एज फेलिंग ऑफ बैंक। जब भी कोई बैंक कोलैप्स हो रहा है और वो अब बंद होने वाला है, तो उस केस में हर एक अकाउंट के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड हैं। यानी कि किसी भी अकाउंट के अंदर अगर 5 लाख से कम अमाउंट है, 4 लाख है, 3 लाख है, तो जितना भी अमाउंट बैंक के अंदर है वो उस अकाउंट को होल्ड करने वाले इंसान को वो पैसा वापस मिल जाएगा। बट अगर उस इंसान ने किसी एक अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपए जमा किए हुए हैं, 5 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में संभावना है कि उसको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। 5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसको वापस नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, बैंक के अंदर जो भी हम पैसा जमा करते हैं पर अकाउंट,
इंश्योरेंस ऑफ ओनली 5 लाख रुपीज इज अवेलेबल। ये इंश्योरेंस कैसे होता है किसी भी अकाउंट का, उसका प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। हर एक बैंक के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने अंदर खोले गए हर एक अकाउंट के लिए एक इंश्योरेंस ले। तो जैसे हम लोग अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, फसलों के लिए फार्मर्स इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही बैंक अकाउंट्स के लिए इंश्योरेंस लेते हैं बैंक्स, और इंश्योरेंस लेना उनके लिए मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट्स को इंश्योरेंस देने वाली कंपनी का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। हम लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस LIC GIC से लेते हैं। ये बैंक्स जो हैं बैंक अकाउंट का इंश्योरेंस लेते हैं थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। दिस DICGC इज अ सब्सिडरी, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक अकाउंट का इंश्योरेंस बैंक लेगा। इंश्योरेंस देने वाली कंपनी का नाम है DICGC। इस कंपनी को बैंक देगा प्रीमियम। और कितना अमाउंट मैक्सिमम इंश्योर्ड रहता है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ऊपर के लिए देर इज नो लीगल रिकोर्स अवेलेबल इन केस द बैंक कोलैप्सेस। तो DICGC के बारे में मैंने सारी बातें बताई, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक हो या फॉरेन बैंक्स का इंडियन ब्रांचेज हो, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि वो हर एक अकाउंट के लिए इंश्योरेंस लें, बट द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज इज 5 लाख रुपीज। और पैसा तभी मिलेगा डिपॉजिटर को अगर बैंक कोलैप्स हो जाता है, तो उस केस में उसको इंश्योर्ड अमाउंट वापस मिल जाएगा। बैंक को प्रीमियम भरना होता है, अगर बैंक टाइम पे प्रीमियम ना भरे तो उसको पेनल्टी भी भरना होता है टू दिस ऑर्गेनाइजेशन DICGC। अब ये जो 5 लाख वाला लिमिट है, ये हमेशा से 5 लाख ही नहीं था, टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड किया गया है। ये स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया गया था ये कॉन्सेप्ट, तो इंश्योरेंस वाज ओनली फॉर 5,000, देन इट वाज इंक्रीज टू 10,000 एंड सब्सिक्वेंटली इन 2020 इसको एक्सटेंड करके किया गया 1 लाख से 5 लाख। देखिए, करंट न्यूज़ पे पहले आते हैं और फिर 2020 वाली बात करेंगे। हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है कि वो ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस अमाउंट है 5 लाख का पर अकाउंट, उसको इंक्रीज करेंगे। अब ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस दिया जाता है, दैट इज गिवन एज पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। तो इस कानून के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है, और इसी कानून के अंतर्गत ये डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी भी दी जाती है। इसी एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंड करके मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज किया जाता है। सो लास्ट टाइम द मैक्सिमम लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। दैट वाज डन इन ईयर 2020। दैट वाज डन आफ्टर फेलियर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। जब वो बैंक डूबा था, कई सारे लोगों का पैसा डूब गया। लोगों ने 80-80 लाख, 90-90 लाख रुपए जमा किए थे और मिला उनको 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस था। तो उस टाइम में फिर लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख से 5 लाख किया गया था। हाल फिलहाल में भी एक बैंक फ्रॉड की खबर सामने आ रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कई सारे एम्बेजलमेंट्स, मतलब घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं बाय इट्स सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। अब ये नाम वगैरह रटने की जरूरत नहीं है कि कितने का घोटाला हुआ, किसने किया, बट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कई सारे फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स की खबरें आ रही हैं। और इसी के बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इज नाउ थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी फ्रॉम 5 लाख टू समथिंग हायर, मे इट बी 10 लाख और इवन हायर। देखेंगे कितना बढ़ाते हैं वो। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कावेरी 2.0 एंड DDoS अटैक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है कावेरी 2.0? पहले वो समझते हैं। देखिए, एक वेब बेस्ड पोर्टल है फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका। इसको साल 2023 में कर्नाटका की सरकार ने लॉन्च किया था। तो डिजिटल फॉर्मेट में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ये कावेरी पोर्टल लॉन्च किया था कर्नाटका की सरकार ने। हाल फिलहाल में कावेरी न्यूज में इसलिए आया बिकॉज इट वाज सब्जेक्टेड टू अ साइबर अटैक। जिस तरीके का साइबर अटैक कावेरी पोर्टल पे हुआ, उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक एक तरीके का साइबर अटैक है जिसमें जो साइबर अटैकर है
वो अलग अलग तरीके के बॉटनेट्स की मदद से इतना ज़्यादा सर्वर पे ऑफ द टारगेटेड साइबर सिस्टम, इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ा देता है कि जो टारगेटेड साइबर सिस्टम है वो चोक हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। और वो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं, लेजिटिमेट यूजर्स हैं, उनके यूज करने लायक भी नहीं बचता। फॉर एग्जांपल, आप आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म को डाउन कर दो बाय overwhelming it with excessive traffic, and those excessive traffic is created through bots, not real people. तो इस तरीके के अटैक ऑन आईआरसीटीसी विल बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और ऐसा ही अटैक कावेरी पोर्टल पे हाल फिलहाल में देखने को मिला। और मलिशियस साइबर अटैक डिसरप्टिंग द ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें होता क्या है, जो टारगेट विक्टिम होता है उसके सर्वर को डाउन कर दिया जाता है बाय एक्सेसिव ट्रैफिक, एंड एक्सेसिव ट्रैफिक इज क्रिएटेड बाय बॉटनेट्स। और इस कारण से द सर्वर इज नॉट अवेलेबल इवन फॉर लेजिटिमेट यूजर्स, ये देखने को मिला हाल फिलहाल में। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ये क्या है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इससे बचने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो कैप्चा लगा दिया जाए। देखिए, हर वक्त कोई जरूरी नहीं है कि आप हाई फाई चीजें ही लिखो। जो चीजें आप खुद एक्सपीरियंस करते हो वो सब भी लिख सकते हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। कल जो हमने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रखा था उसका आंसर मैंने अपडेट नहीं किया। आई विल अपडेट इट इन द पीडीएफ सेगमेंट एंड देन आई विल अपलोड इट। So that's all from our side for today. Thanks for watching.